प्यारे विद्यार्थियों, नमस्ते। आज से हमारी क्लास शुरू होने जा रही है क्लास 10th की मैथ। क्लास 10th की मैथ प्रॉपर रूप से इसी चैनल में पढ़ाया जाएगा और शुरू से लेकर के सिलेबस के अकॉर्डिंग जैसे सत्र 2026-27 का सत्र है उसी सत्र के अनुसार पढ़ाया जाएगा और जैसे भी सिलेबस रहेगा उसी के अकॉर्डिंग डे टू डे वीडियो भी अपलोड की जाएगी। हमारा एक छोटा सा चैनल है जिस चैनल पे आप वीडियो देख रहे हैं, चैनल का नाम है मैथ की शाला। इसे यूट्यूब में आप सर्च करेंगे, @ लगाएंगे, @ लगा करके मैथ बाई वर्मा सर सर्च करेंगे तो हमारा ये चैनल खुल जाएगा। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करवाइए और सब्सक्राइब करिए और अच्छे अच्छे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल में बने रहिए। क्लास 10 के क्लास 10th की मैथ पढ़ेंगे चैप्टर 1। चैप्टर 1 में हमारे वास्तविक संख्याएं हैं। वास्तविक संख्या से पहले हम ये जानेंगे कि वास्तविक संख्या होती क्या है। वास्तविक संख्या पहले चैप्टर का नाम है और इसी वास्तविक संख्या के बारे में आज चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले इसके मूलभूत स्वरूप को समझेंगे और इसके बेसिक कंसेप्ट को देखेंगे। देखिए, नंबर्स जो शुरू होती है वो 0 से शुरू होती है। 0 से लेके 1 तक के जितने नंबर्स होते हैं, 0 हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारे अंक हैं। इन्हीं अंकों से मैथ की संख्याएं बनती है। तो पहले बेसिक कंसेप्ट समझ लेते हैं, थोड़ा बहुत जानते हैं, इसके बाद फिर नेक्स्ट चलते हैं आगे की ओर। कक्षा 9 में हम लोग पढ़े हैं, कक्षा 6 से पढ़ते आ रहे हैं गणित में प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या और वास्तविक संख्या। थोड़ा सा समझते हैं बेसिक कंसेप्ट क्या होता है। जितने भी संख्याएं हैं, संख्याओं को 2 भागों में बांटा गया है। जितनी भी संख्याएं आप देखते हैं उन सभी संख्याओं को 2 भागों में बांटा गया है। वास्तविक संख्या, वास्तविक और एक होती है काल्पनिक। इन्हीं दोनों संख्याओं के बीच में सभी संख्याएं होती हैं। वास्तविक संख्या आपको 10वीं तक पढ़ने के लिए मिलता है, 10th तक, और 11 से आपको काल्पनिक संख्या मिलती है। तो वास्तविक संख्या के अंदर जितनी भी संख्याएं हैं सभी को समझते हैं। पहली संख्या आती है हमारी नेचुरल नंबर्स, यानी कि नेचुरल नंबर्स को क्या कहा गया? प्राकृतिक संख्या कहा गया। इसको हिंदी में कहते हैं प्राकृत संख्या। ये संख्या 1 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है। अगर इसमें कहा जाए कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है। और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या, तो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या को हम ज्ञात नहीं कर सकते। क्या बताएंगे? ज्ञात नहीं किया जा सकता। ये बढ़ती ही जाएगी, तो अनंत है इसलिए नहीं बताई जा सकती। लेकिन सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 बताएंगे। देखिए, इसमें किस चीज की कमी है? 0 की कमी है। तो अगर इसमें 0 शामिल कर दिया जाए, अगर 0 शामिल कर दिया जाए तो ये संख्या बन जाती है हमारी पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या मतलब कि ये पूरी तरह से कंप्लीट हो गई है। पूर्ण संख्या का मतलब है कि पूरी तरह से कंप्लीट हो गई है। जितने भी प्राकृतिक संख्या होती है उसमें सिर्फ 0 को शामिल किया गया है। होल नंबर्स है, होल नंबर्स को हिंदी में कहते हैं पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या कहते हैं। ये पूरी 0 शामिल हो जाता है तो पूर्ण संख्या हो जाती है। इसमें से इस डायग्राम से देख करके आपको पता भी चल रहा होगा कि होल नंबर्स जो है, तो होल नंबर्स के अंदर ही नेचुरल नंबर्स आती है। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या यानी सबसे छोटा होल नंबर्स क्या है? 0 है। सबसे छोटा 0, सबसे छोटा 0 और सबसे बड़ा वही कि ज्ञात नहीं किया जा सकता, ज्ञात नहीं किया जा सकता है। इसके बाद इंटीजर नंबर्स आता है। अब इसमें से जो संख्याओं की कमी रह जाती है, जैसे कि ऋणात्मक संख्याएं, माइनस में जो संख्याएं होती हैं वो इसमें नहीं है होल नंबर्स में। तो जब ऋणात्मक संख्याओं को शामिल कर दिया जाता है, जैसे कि 5 है मान लो, तो 5 तो हमारी प्राकृतिक संख्या भी है, 5 हमारी प्राकृतिक संख्या भी है और पूर्ण संख्या भी है। लेकिन ये ऋणात्मक, अगर इसके सामने ऋण चिन्ह लग जाता है तो वो तो ना प्राकृतिक रह जाती है और ना ही
पूर्ण संख्या रह जाती है, यानी कि होल नंबर्स रह जाता है। तो इंटीजर नंबर्स में इन्हीं ऋणात्मक संख्याओं को शामिल कर दिया गया, यानी कि उसके अंदर इंटीजर के अंदर हमारी होल नंबर भी शामिल है और नेचुरल नंबर्स यानी कि प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या दोनों शामिल है और ऋणात्मक संख्या शामिल है। तो इंटीजर्स नंबर है ये बन जाती है। इसके बाद रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स इसका हिंदी पूर्णांक, पूर्णांक संख्या। रेशनल नंबर्स का मतलब है परिमेय संख्या। क्या होता है परिमेय संख्या? परिमेय संख्या के बारे में जानते हैं। परिमेय संख्या ऐसी संख्या है जिसे हम अंश बटे हर के रूप में लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? अंश बटे हर के रूप में लिखते हैं। थोड़ा समझते हैं परिमेय संख्या को। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या की परिभाषा के अनुसार देखा जाए किसी भी संख्या को हम p बटे q यानी कि जो ऊपर p होता है इसको अंश कहते हैं और जो ये नीचे होता है इसे हम हर कहते हैं। ये बटे का चिन्ह है, इसे बटे पढ़ते हैं, यानी कि अंश बटे हर के रूप में कोई भी संख्या अगर लिखी गई है तो उसे परिमेय संख्या कहा जाता है। परिमेय संख्या में जैसे कि 3 बटे 4, 3 बटे 4 में 3 अंश हो गया और 4 हमारा हर हो गया। इस तरह की संख्याएं शामिल है। अगर आपसे कहा जाए कि 5 क्या परिमेय संख्या है? जी हाँ, बिल्कुल 5 परिमेय संख्या है। कैसे? 5 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 माना जाता है, यानी कि इसका अंश 5 है और इसका हर जो है तो 1 है। तो हर प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और इंटीजर संख्या यानी कि पूर्णांक संख्या हमेशा परिमेय संख्या होती है। जैसे -5 ये ऋणात्मक परिमेय संख्या है। बेहतर समझ गए होंगे। दशमलव में जो संख्याएं लिखी रहती है, यहां पर देखिए जैसे कि एक संख्या दशमलव के रूप में लिखी गई है, ये दशमलव, ये भी एक परिमेय संख्या है। इसको कैसे परिमेय कहेंगे देख लीजिए। इसको परिमेय कहने के लिए जैसे कि 2.5 लिखा है, ये तो दशमलव संख्या है लेकिन इसको परिमेय संख्या के रूप में जब दशमलव हटेगा तो इसके नीचे 10 आ जाता है। दशमलव हटाने का नियम होता है कि किसी भी संख्या में जब दशमलव लगा रहता है तो दशमलव को हटा करके उसके नीचे दशमलव की इधर जितनी भी संख्याएं होती है उतने ही जीरो लगा देते हैं। तो ये एक तरह से परिमेय संख्या हो जाती है। दूसरी परिमेय संख्या की बात हो गई। परिमेय संख्या के बारे में आप जान गए, ये अंश बटे हर के रूप में लिखा गया है और ये भी अंश बटे हर के रूप में लिखा गया है। इसके बाद आता है इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स का हिंदी जो होता है अपरिमेय संख्या होता है। अपरिमेय, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्याएं वो संख्याएं होती है जिसे हम परिमेय नहीं कह सकते हैं। जैसे कि जिसे हम अंश बटे हर के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जिसे हम p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, वो हमारी संख्या होती है p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, तो वो हमारी संख्या होती है, नहीं लिखा जाता है, अपरिमेय होती है। आप कहेंगे कि ऐसी कौन सी संख्या है जिसे हम नहीं लिख सकते हैं? जैसे कि दशमलव के रूप में देखिए कि 1.2, 3 कुछ भी 2, 1, 3, 4 इसी तरह से डैश डैश, यानी कि ऐसा दशमलव संख्या जो कभी भी खत्म ही ना हो, इसे हम 1 बटे p बटे q के रूप में कैसे लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं। तो अपरिमेय संख्या में मुख्य रूप से पाई हो गया जिसका मान होता है 22/7, ये लगभग मान बताया गया है। इसके बाद √2 हो गया, √3 हो गया, ये सभी अपरिमेय संख्या होती है। यानी कि अंडर रूट के अंदर, अगर अंडर रूट के अंदर अभाज्य संख्या लिखी गई है, अभाज्य संख्या, अंडर रूट के अंदर अगर अभाज्य संख्या लिख दी जाती है तो वो अपरिमेय संख्या कहलाती है, अपरिमेय संख्या कहलाती है। बेहतर समझ गए होंगे अपरिमेय संख्या को भी। देखिए पाई, पाई √2, √10, ये 10 जो है तो ये अभाज्य संख्या कहेंगे कि ये 10 अभाज्य संख्या नहीं है, 10 तो भाज्य है। देखिए कैसे, ये √10 तो लिखा गया है, √10 लिखा गया है, लेकिन इसे हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं √2 गुणे 5, इसको √2 गुणे √5 लिखेंगे। अब देखिए, अब ये अपरिमेय संख्या हुआ कि नहीं हुआ? फाई, इसे फाई कहते हैं, ये भी अपरिमेय संख्या। एक ई भी आता है, ई का भी वैल्यू होती है, ये भी एक हमारी अपरिमेय संख्या होती है। इसके साथ ही इस चैप्टर में पहला चैप्टर है क्लास 10 का, पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या का इंट्रोडक्शन समाप्त होता है। पहली प्रमेय आपको देखने के लिए मिलेगी अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, यानी कि प्रत्येक भाज्य को
अभाज्य संख्या के एक गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। इसकी परिभाषा को आप ध्यान से समझिए और पढ़िए। जैसे कि कहा है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। यानी कि कोई भी एक भाज्य संख्या है उसको अभाज्य संख्याओं के रूप में लिख दीजिए गुणनखंड के रूप में, तो वो संख्या एक मूलभूत संख्या मिलती है, यानी कि वही आधारभूत प्रमेय है। जैसे कि बहुत सारी संख्याएं हैं, कुछ भी आप ले लीजिए, जैसे कि आप ले लेते हैं 50 ये संख्या है, इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है तो आप 9वीं में 8वीं में 6वीं में 7वीं में पढ़ते आ रहे हैं। इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में काटने के लिए इस तरह से तोड़ा जाता है, यानी कि अभाज्य संख्याओं के रूप में इसको काटना होता है। तो जब इसे अभाज्य संख्या के रूप में काटेंगे तो 2 है, तो 2 से भाग देंगे तो इसका आधा हो जाएगा 25, और 25 2 से कटेगा नहीं, 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, तो 55 25 हो गया। यानी कि 50 को हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं 2 गुणे 5 गुणे 5, यानी कि 2 या 5 2 बार आया है तो 5 की घात 2। ये 50 को हम 2 गुणे 5 की घात 2 यानी कि 2 गुणे 5 के रूप में ये अभाज्य संख्याएं हैं के रूप में लिख सकते हैं। यही कहना चाहता है ये पहली प्रमेय थी। इसके बाद पहला उदाहरण है इस चैप्टर का कि संख्याएं लिखा, संख्याओं 4 की घात n, स्पष्ट ना दिख रहा होगा, 4 की घात n पर विचार कीजिए जहां n एक प्राकृतिक संख्या। जांच कीजिए कि n का कोई ऐसा मान जिसके लिए 4 की घात n शून्य पर समाप्त होता है। इस क्वेश्चन को लगाने से पहले कुछ चीजों पर विचार करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि कोई भी संख्या है, जैसे 4 ही लिखा है यहाँ पर, तो 4 की घात n, ये नीचे वाली हमारी आधार संख्या होती है, इसको हम क्या कहते हैं, आधार। ये घातांक के रूप में लिखा गया है और इसको घात कहते हैं। अब यहाँ पर विचार करने वाली बात यह है कि अगर 4 की घात n की जगह में हम अलग अलग मान रखते हैं, 1 रख दिए, n की जगह में 2 रख दिए, इसी तरह से 3 4 5, तो देखते हैं क्या मिलता है। अगर 4 की घात 1 रखते हैं तो हमें मिलता है 4, और अगर हम 4 की घात 2 रखते हैं तो 4 गुणे 4 यानी 4 चौक 16 मिलता है। इसका अंतिम अंक कह रहा है, ठीक है ना, ये जिसके शून्य पर समाप्त हो। शून्य पर समाप्त होने के लिए मतलब ये कह रहा है कि इकाई अंक पर समाप्त होना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद 4 की घात अगर हम 3 करते हैं तो 4 गुणे 4 यानी कि 4 चौक 16 चौको 64, इसका इकाई अंक कितना है, 4 है। तो आप देखिए यहाँ से शुरू हुआ, इकाई अंक 4, फिर 16, फिर 4 आ गया, यानी कि या तो 6 इकाई अंक आएगा या तो 4 आएगा, इसके अलावा कुछ भी इकाई अंक नहीं आएगा, यानी कि ये 0 पर समाप्त तो होगा ही नहीं। इसका कारण क्या है कि इसका जो आधार संख्या है, आधार संख्या ही है जो कि शून्य नहीं आने दे रही। कैसे समझिएगा, मान लीजिए कि कोई भी एक संख्या है, यहाँ पर n लिखा गया है, अब इसके बीच में ऐसी कोई संख्या लिखी हो जिसका गुणनखंड 2 गुणे 5 हो और फिर इसकी घात n लगा, तो वो संख्या हमेशा 0 पर समाप्त होती है। अगर इसकी आधार की संख्या का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 5 के रूप में होता है तो वो संख्या 0 पर समाप्त होती है, अन्यथा 0 पर समाप्त नहीं होती है। जैसे कि हमारे पास मान लीजिए कि लिखा हुआ है, एक संख्या लेते हैं 36, अगर 36 को ही ले लें हम और n है, तो 36 का अभाज्य गुणनखंड जब हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 का आधा होता है, फिर 9 होगा, फिर 3 इकाई 9। ये भी संख्या हमारी, देखिए इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 गुणे 3 गुणे 3 आ रहा है, यानी कि इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 गुणे 5 यानी कि 2 और 5 का पेयर नहीं बन रहा है। तो जब 2 और 5 का पेयर नहीं बनेगा तो इसका मतलब ये है कि ये अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है। तो इसका यही कारण देना पड़ेगा कि इस संख्या का जो आधार है यानी कि जो 4 है, 4 का अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 नहीं है, जिसके कारण ये शून्य पर समाप्त नहीं होगी। आज के लिए इतना ही। इस चैनल को मैथ की शाला @math by वर्मा सर जब सर्च करेंगे तो चैनल मिलेगा आपको यूट्यूब पर, और जिस चैनल में देख रहे हैं ये वही चैनल है। इस चैनल को थोड़ा सपोर्ट करिए और ज़रूरतमंद स्टूडेंटों तक ये वीडियो पहुंचाएं और इस चैनल को बारे में बताएं। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अगले क्वेश्चन में।